दोस्तों, इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि 23 जनवरी 1989 को जापान की अयासे सिटी से पुलिस हिरोशी मियानो और जो उगुरा को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस के इंटेरोगेशन और ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन की बदौलत सबके सामने एक रेप केस की छानबीन करते करते एक मर्डर केस का खुलासा होता है और लाश को ढूंढने के लिए पुलिस कोटो शहर के सुनसान इलाके में पहुंचती है, जहां पर उन्हें एक कंक्रीट के भरे हुए ड्रम से बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई जुंको फुरुता की लाश बरामद होती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ सके। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्ताने जुर्म। जुंको फुरुता जापान की एक सिटी मिसातो साइतामा की रहने वाली थी और वो वहीं याशियो मिनामी नाम के एक हाई स्कूल में पढ़ती थी। शुरुआत से ही बहुत डिसिप्लिन्ड और पढ़ने लिखने में होशियार ये लड़की अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर थी, जिसका पता इस बात से चलता है कि जहां एक तरफ उसकी उम्र के बच्चे अलग अलग तरह का नशा और पार्टी करते थे, वहीं जुंको इन सब से बिल्कुल दूर रहती थी और केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करती थी। वो स्कूल के बाद प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। उसके परिवार में उसके पेरेंट्स, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई था। अपनी क्लास की एक ब्राइट स्टूडेंट के साथ साथ वो बहुत सुंदर भी थी। ब्यूटी विद ब्रेन वाली कहावत मानो उसी के लिए बनाई गई हो। अपने तेज दिमाग और सुंदरता की वजह से ही वो स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थी। स्कूल के दौरान हिरोशी मियानो की जुंको पर बुरी नजर पड़ी और उसने जुंको के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जुंको फुरुता ने उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जब जुंको ने हिरोशी मियानो का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तब हिरोशी को बहुत गुस्सा आया और वो अपने जहन में जुंको के लिए एक नफरत पालने लगा। एक ऐसी नफरत जिसने जुंको को बर्बाद कर दिया। हिरोशी मियानो जुंको से बदला लेने के लिए उसका पीछा करने लगा, मगर उसे बदला लेने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और जुंको भी इस बात से अब तक अनजान थी। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि हिरोशी मियानो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुर्म की कुछ संगीन वारदातों को अंजाम दिया करता था और 25 नवंबर 1988 को भी वो इसी फिराक में था। और रात के करीब 8:30 बजे हिरोशी मियानो अपने दोस्त नोबुहारू मिनाटो के साथ मिसातो साइतामा में लूटपाट के इरादे से इधर उधर घूम रहा था। उस रात उन दोनों ने जुंको फुरुता को साइकिल से घर जाते हुए देखा और हिरोशी को वो मौका मिल गया जिसका उसे पिछले काफी दिनों से इंतजार था। हिरोशी और नोबुहारू ने मिलकर जुंको को फंसाने की एक प्लानिंग की और इसके बाद नोबुहारू जुंको के पास जाता है और उसकी साइकिल पर जोर से लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर हिरोशी मियानो दौड़कर जुंको के पास जाता है और नोबुहारू से जुंको को बचाने का नाटक करता है और वो जुंको की नजरों में हीरो बनने की कोशिश करता है। इसके बाद हिरोशी मियानो ने जुंको को घर तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया। सिचुएशन को समझते हुए जुंको को लगा कि मियानो की हेल्प ले लेनी चाहिए और उसने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, मगर हिरोशी के मन में तो कुछ और ही था। वो जुंको को उसके घर ना ले जाकर एक खाली गोदाम लेकर जाता है और फिर जुंको को सारी बात बताता है कि उसे साइकिल से धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त नोबुहारू था और वो दोनों ही एक प्लानिंग के तहत जुंको को खाली सुनसान गोदाम में लेकर के आए हैं। इतना सुनकर जुंको फुरुता को थोड़ी घबराहट होती है। अब इसके बाद मियानो अपने याकुजा गैंग से कनेक्शन के दम पर जुंको को धमकाता है और शोर न मचाने को कहता है। डरी हुई फुरुता भी बिल्कुल वैसा ही करती है। अब इसके बाद हिरोशी जुंको का रेप करता है और फिर थोड़ी देर बाद जुंको को गोदाम से बाहर लेकर के आता है और पास के ही एक होटल में उसको ले जाकर दोबारा उसका बलात्कार करता है। इतना सब करने के बाद वो नोबुहारू मिनाटो को फोन करता है और उसने जुंको के साथ जो भी किया था वो सब बहुत शान से उसे बताता है, जैसे कि उसने कितना अच्छा और महान काम किया हो। उधर दूसरी तरफ नोबुहारू के घर पर उसके दो और दोस्त जो उगुरा और यासुशी वातानाबे भी हिरोशी की सारी बातें सुन रहे थे और जो उगुरा सब कुछ सुनने के बाद मियानो से कहता है कि वो जुंको को अभी रिलीज ना करे और फिर 26 नवंबर 1988 को सुबह 3 बजे हिरोशी मियानो अपने उन तीनों दोस्तों जो उगुरा, यासुशी वातानाबे और नोबुहारू मिनाटो के पास जुंको को लेकर पहुंचता है। वो लोग जुंको फुरुता की स्कूल नोटबुक से
उसके घर का एड्रेस निकालते हैं और जुंको को धमकाते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की तो याकुजा गैंग के मेंबर्स जुंको की फैमिली को मार डालेंगे। ये सुनकर वो एकदम असहाय हो जाती है और मजबूरी में उसे उन हैवानों के सामने अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर वो चारों उसे लेकर नोबुहारू मिनाटो के घर पहुंच जाते हैं, जो कि हमेशा खाली रहता था क्योंकि नोबुहारू के पेरेंट्स काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और बहुत कम ही घर पर आते थे। जुंको को घर लाने के बाद चारों ने उसके साथ गैंग रेप किया और 26 नवंबर 1988 का वो दिन भी बीत गया। वहीं दूसरी तरफ जुंको के घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि वो लगभग 2 दिन से घर नहीं लौटी थी और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो गायब कहाँ हो गई है। 27 नवंबर 1988 को जुंको फुरुता के नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, जो कि उसके पेरेंट्स करते हैं और फिर पुलिस जुंको फुरुता की तलाश शुरू कर देती है। मगर इस बात की खबर हिरोशी मियानो और उसके दोस्तों को लग जाती है और वो जुंको को धमकाते हैं और अपने घर फोन करके ये कहने को बोलते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई है और बिल्कुल सेफ है, तो वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले लें। जुंको उन दरिंदों के डर से बिल्कुल वैसा ही करती है। जुंको के फोन करने के बाद उसके पेरेंट्स को तसल्ली हुई कि जुंको सेफ है और उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट वापस ले ली और इसके बाद जुंको के नर्क से भी बदतर यातनाओं का सफर शुरू हुआ। इस दिन के बाद से मिनाटो के घर में हिरोशी, उसके साथियों और याकुजा गैंग के मेंबर्स के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। कोई भी कभी भी जब मन करे तब आता और जुंको के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता। मिनाटो के पेरेंट्स जब घर आते थे तो जुंको को उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की तरह पेश किया जाता था, मगर मिनाटो के पेरेंट्स को भी कुछ दिनों के बाद ये समझ आ गया कि आखिर उनके घर में क्या चल रहा है। मगर याकुजा गैंग के डर से मिनाटो के पेरेंट्स जो हो रहा था उसे चुपचाप देख रहे थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और इसके साथ ही साथ जुंको के ऊपर अत्याचार भी बढ़ रहा था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुंको के साथ शुरुआती एक हफ्ते में ही 100 से भी ज्यादा बार रेप किया गया। जुंको को वो लोग खाने लायक खाना भी नहीं देते थे और जब वो पानी मांगती थी तो उसे उसका ही यूरिन पीने के लिए दिया जाता था। उसे दांत किटकिटा देने वाली दिसंबर की ठंड में बिना कपड़ों के बालकनी में सुलाया जाता। पूरे दिन उसे बिना कपड़ों के रखा जाता। उसको बहुत सारी शराब और एक साथ 3-3 4-4 सिगरेट पिलाई जाती। उसे खूब पीटा जाता। इतना सारा अत्याचार उसके ऊपर उन हैवानों द्वारा किया जाता। इसी बीच एक दिन जुंको उस घर के फोन से पुलिस को फोन करती है, मगर जैसे ही दूसरी तरफ पुलिस फोन पिक करती है वैसे ही हिरोशी मियानो भाग कर आता है और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। पुलिस के कॉल बैक करने पर मियानो बताता है कि वो फोन गलती से उन्हें लग गया था और इसके बाद जुंको की इस हरकत पर हिरोशी मियानो गुस्से से लाल हो जाता है और जुंको को खूब पीटता है और उसके बाद वो जुंको के पैर पर लाइटर का तेल डालकर उसका पैर जला देता है, जिससे कि वो आगे ऐसी हरकत कभी ना करे। जुंको के ऊपर किए जाने वाले जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे खाने के लिए जिंदा कॉकरोच दिए जाते, उसके साथ वेजाइनल और एनल सेक्स किया जाता, उसके निप्पल को प्लायर से उखाड़ दिया गया, उसकी ब्रेस्ट को सुई से सीला गया, उसके एनस यानी कि गुदा द्वार में पटाखे लगाकर जलाए गए, जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन्स जल गई और उसे डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगी। जुंको को लटकाकर पंचिंग बैग की तरह यूज किया जाता और उसे खूब मारा जाता। काफी देर तक उस ठंड के मौसम में भी उसे फ्रिज में रखा जाता। दोस्तों, उन लोगों ने जुंको के साथ और भी बहुत घटिया सलूक किए जो बताने लायक नहीं है। वो लोग मोमबत्ती की एक एक गरम मोम जुंको के शरीर पर गिराते और तब तक गिराते रहते जब तक मोमबत्ती जलकर पूरी खत्म ना हो जाती। जुंको को ये सब झेलते झेलते करीब 1 महीना बीत गया और उन सभी यातनाओं का असर जुंको के ऊपर दिखना शुरू हो गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और ना ही अपने पैरों पर ठीक से खड़ी हो पा रही थी। उसके ब्रेन का साइज सिकुड़कर छोटा हो गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स इस तरह से जल गए थे कि वो ठीक से यूरिन भी नहीं पास कर पा रही थी। उसे रेंग रेंग कर चलना पड़ता था। उसमें जान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके कान के पर्दे भी फट गए थे। इस तरह घुट घुट कर जीने से उसे मरना ठीक लगा और वो उन दरिंदों से
खुद को मारने की भीख मांगने लगी। मगर उन लोगों को जुंको को तड़पाने में मजा आ रहा था। जुंको की नाक में इतना खून जम गया था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। दोस्तों, जुंको फुरुता की ऐसी बुरी हालत पर भी उन हैवानों को तरस नहीं आ रहा था। इस बात से आपको ये पता चल रहा होगा कि उन लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा रहा होगा। 4 जनवरी 1989 को उन लोगों ने जुंको को महाजोंग सॉलिटायर नाम का एक गेम उनके साथ खेलने को कहा, जो कि एक दिमागी खेल था। मगर ऐसी हालत में भी जुंको वो गेम जीत गई और जुंको की इस जीत ने उन चारों दरिंदों के गुस्से को और भड़का दिया। इसके बाद उन लोगों ने जुंको की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उसकी जान चली गई और अगले दिन उन चारों ने जुंको की लाश को एक ड्रम में रखकर उसे कंक्रीट से भर दिया और जापान के कोटो शहर के जंगल में फेंक आए। और इसके बाद पुलिस जुंको की लाश तक कैसे पहुंची वो तो आप सभी को मैंने इस कहानी के पहले पार्ट में बता ही दिया था। दोस्तों, जब पुलिस को ये सारी बातें पता चलती हैं तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मानो एक शौक सा लगता है और अंदर से सभी की रूह कांप जाती है। सभी को ये सोचने लग जाते हैं कि क्या कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है। हिरोशी मियानो और जो उगुरा के इस जुर्म को कबूलने के बाद उनके बाकी के 2 साथियों नोबुहारू मिनाटो और यासुशी वातानाबे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्योंकि ये चारों ही आरोपी नाबालिग थे तो पुलिस ने इनकी पहचान सभी से छुपाई और उन्हें फांसी भी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन इन आरोपियों की पहचान ज्यादा दिन तक दुनिया से छुप ना सकी, क्योंकि जापान के एक पत्रकार ने अपनी मैगजीन शुकान बुनशुन के फ्रंट पेज पर उनकी एक एक करतूतों का उनके असली नाम के साथ पूरा कच्चा चिट्ठा छापकर दुनिया के सामने उन हैवानों का खुलासा कर दिया। इसके बाद टोक्यो के हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा और बाकी के 3 आरोपी नोबुहारू मिनाटो, जो उगुरा और यासुशी वातानाबे को 9 साल की सजा सुनाई। और इस हिसाब से हिरोशी मियानो साल 2009 में जेल से रिहा हो गया होगा और उसके बाकी के साथी 1998 में जेल से बाहर आ गए होंगे। और क्या पता अब वो लोग अपने अगले शिकार की तलाश कर रहे हों या अपने द्वारा किए गए इस पाप का प्रायश्चित कर रहे हों, ये कोई नहीं जानता। वैसे दोस्तों, क्या ऐसे पाप का कोई प्रायश्चित भी हो सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले दास्ताने जुर्म के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार।